हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल पर। जून 2022 का MCS 012 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में मैं क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुका हूँ। दिस वाज द क्वेश्चन 1, ये कंप्लीट कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, सेकंड के ऑल पार्ट्स एंड थर्ड के ऑल पार्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकंड का ए पार्ट है, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, इसका ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम। क्वेश्चन शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड मोस्टली यूज़र्स वीडियो देख लेते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। भाई वीडियो देख लिया है, आपका फ़ायदा हो गया, हमारा भी फ़ायदा कर दिया करो, एक सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ अ मल्टीप्लेक्सर? तो ये आपका जी मल्टीप्लेक्सर है। जस्ट अ सेकेंड। ये मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर का डेफिनेशन हमने लिखा हुआ है। मल्टीप्लेक्सर होता क्या है बेसिकली, जब आपने गेट्स किए थे ना, गेट्स में होते थे दो इनपुट, ठीक है, और एक आउटपुट। दो इनपुट और एक आउटपुट। फिर आए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी इनपुट दे सकते हो, ठीक है, और जितने मर्जी आउटपुट ले सकते हो। ऐसे सर्किट को कॉम्बिनेशन सर्किट कहा जाता है। कॉम्बिनेशन सर्किट्स में एडर्स, सबट्रैक्टर्स, मक्स, डीमक्स, इनकोडर, डिकोडर, ये सब चीज़ें आती हैं। इनमें से मक्स के बारे में पूछा गया था, तो मक्स का एक्सप्लेनेशन, मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट है। मक्स में एन इनपुट्स एंड वन आउटपुट होती है। सो एन इनपुट्स, बहुत सारे इनपुट्स और एक ही आउटपुट होती है इसकी। इसको मक्स भी कहा जाता होता है। ठीक है ना, इनपुट लाइन रिसीव होगी बाइनरी के फॉर्म में और आउटपुट लाइन की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो मल्टीप्लेक्सर्स होता है वो 2 इनपुट 1 आउटपुट, 4 इनपुट 1 आउटपुट, 8/1 मतलब 8 इनपुट 1 आउटपुट, 16/1, 32/1 एंड सो ऑन, इस तरीके के हो सकते हैं। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इनपुट्स और इसका मतलब है नंबर ऑफ आउटपुट्स। लेकिन जैसे अब इसकी बात करते हैं तो 8 इनपुट्स हैं, 8 इनपुट्स में से कोई एक आउटपुट बनेगा। कौन सा आउटपुट बनेगा, ये कैसे सिलेक्ट होगा, इसके लिए हमारे पास होती हैं सिलेक्शन लाइन्स। सिलेक्शन लाइंस जो होती हैं उससे डिसाइड किया जाता है कि 8 इनपुट में से कौन सी इनपुट आउटपुट बनेगी। हाउ मेनी सिलेक्शन लाइंस विल बी देयर इन ए मक्स, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2m इक्वल्स टू n। ठीक है ना, जहां पे m का मतलब होता है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस और n का मतलब होता है नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। फॉर एग्जाम्पल ये 8/1 हम बनाने जा रहे हैं, तो 2 की पावर कितना करोगे कि आपका 8 आंसर आ जाए। सो 2 2s are 4, 2 3s are 8, और 2 times 3 times multiplication of 2 will result to 8, like 2 multiply by 2 multiply by 2, so this produces 4 and this produces 4 multiply by 2 8। ओके, तो इस कंडीशन से आपने इस फॉर्मूले को डिराइव करना है और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस कैलकुलेट करनी है। फिर उसने इसमें क्या होता है कि जो मक्स होता है, मक्स में एक स्ट्रॉब लाइन होती है या इनेबल लाइन भी कह सकते हो, जो एक पावर का काम करती है कि जब तक ये स्ट्रॉब इनेबल होगी तभी आपका मक्स काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन था। फिर उसने बोला था ट्रुथ टेबल बनाओ, लॉजिक डायग्राम बनाओ और वर्किंग एक्सप्लेन करो। तो ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में आपने क्या करना है, दो इनपुट्स, ये 2/1 बनाने को बोला था उसने, तो 2 इनपुट्स ये रही I0 I1, इनपुट 0 एंड इनपुट 1, ये इनपुट लाइन्स है। 2/1 मल्टीप्लेक्सर है तो एक आउटपुट 1 आउटपुट। नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स कैसे होगी, 2 रेज टू पावर कितना करोगे, 2 आ जाए तो 2 रेज टू पावर 1 रिजल्ट्स टू 2, तो 1 ही इनपुट लाइन, 1 ही सिलेक्शन लाइन आएगी। सो S0 आपकी सिलेक्शन लाइन है और एक स्ट्रॉप दिखाई गई है जो पावर का काम करती है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम था। ओके, फिर इसका ट्रुथ टेबल, क्योंकि दो ही इनपुट्स थी तो 0 1 ये सिलेक्शन लाइन्स कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अगर 0 होगा तो इनपुट 0 सेलेक्ट हो जाएगा, अगर 1 होगा तो इनपुट 1 सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो गया, ये आपका ट्रुथ टेबल हो गया, ये वर्किंग है। तो वर्किंग भाई थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करनी थी, इसमें अब कुछ है नहीं खास। कहता दो इनपुट्स हैं I0 और I1, ठीक है ना, और एक आउटपुट आएगी Y की फॉर्म में। ठीक है ना, कौन सी इनपुट सिलेक्ट होगी इनमें से एज आउटपुट, उसके लिए हमारे पास सिलेक्शन लाइन्स होती हैं। S0 सिलेक्शन लाइन है, अगर S0 का वैल्यू 0 है तो I0 इनपुट सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर S0 की वैल्यू 1 है तो I1 इनपुट सिलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी वर्किंग थी। साथ में मैंने एक एप्लीकेशन ऑफ मक्स लिख दी हैं कि कहाँ कहाँ पे मक्स यूज़ होता है। ठीक है ना, ये वैसे भी क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है, तो टेलीफोन नेटवर्क में, कंप्यूटर की मेमोरी में और कन्वर्टर्स में इसको यूज़ किया जाता होता है। तो ये आपका 2/1 मक्स था। आपका क्वेश्चन था ये, जस्ट अ सेकेंड, आपका क्वेश्चन था ये
भाई मक्स क्या है, ट्रुथ टेबल, लॉजिक डायग्राम और वर्किंग। तो ये हमने कर लिया है, 2 का ए पार्ट खत्म। चलते हैं बी पार्ट, हाफ एडर। हाफ एडर भी इंपॉर्टेंट है, एडर्स भी आते हैं पेपर में। तो अब हम चल रहे हैं हाफ एडर्स की तरफ। तो हाफ एडर क्या है, अगेन ये भी कॉम्बिनेशन सर्किट सी है, मैंने अभी बता के हटा हूँ। एडर भी एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसकी मदद से आप या 2 इनपुट्स को या 3 इनपुट्स को ऐड कर सकते हो। सो ए बी, यू कैन ऐड ए बी और यू कैन यूज ए बी सी, 3 इनपुट यूज कर सकते हो। एडर 2 तरीके के होते हैं, एक होता है हाफ एडर, एक होता है फुल एडर। आपको उसने हाफ एडर एक्सप्लेन करने को बोला था। हाफ एडर एक कॉम्बिनेशन सर्किट है जो 2 इनपुट्स लेगा, मतलब सिर्फ 2 इनपुट्स ही लेगा और 2 आउटपुट देगा, सम और कैरी। देखो जब आप प्लस करते हो नंबर्स को, लाइक 0 + 0, तो आंसर आया 0, कोई कैरी नहीं आया, है ना। 0 + 1, तो 1, कोई कैरी नहीं हुआ। 1 + 0, 1, कोई कैरी नहीं हुआ। 1 + 1, अब 1 + 1 हम मैथ्स में 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 2 नहीं लिख सकते क्योंकि बाइनरी वैल्यूज हैं। तो 2 को बाइनरी में 1 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ लो कि 0 आपका आंसर आ गया और आपका जो 1 है कैरी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैरी और सम आपकी 2 आउटपुट्स होंगी। ओके, तो ए और बी को हम इनपुट का नाम देंगे और इस तरीके से हमारा ये रहा आपका ब्लॉक डायग्राम। हाफ एडर है, इस तरफ इनपुट्स दिखा दी ए बी और इधर आउटपुट दिखा दी सम एंड कैरी। फिर इसका ये ट्रुथ टेबल है, एज यू कैन सी, जो मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है। ये ए बी के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर ये प्लस करके दिखाया है, 0 + 0 0, ठीक है ना। फिर 1 फिर 1 फिर 0, सो 0 1 1 0। और इस तरफ जो आप देख रहे हो ये कैरी वाली वैल्यूज आई हैं, 0 0 0 1। ओके, लास्ट में ही कैरी आया है और कहीं कैरी नहीं आया है। ओके, तो ये आपका हाफ एडर का एक इंट्रोडक्शन था, ब्लॉक डायग्राम है और ट्रुथ टेबल है। फिर उसने बोला था कि इसका आप लॉजिक डायग्राम बना के दो, एंड और नॉट गेट का। तो ये कैसे बनेगा, देखो मैं ट्रुथ टेबल को दोबारा बनाया है मैंने यहाँ पे। पहले इस ट्रुथ टेबल से आपको एक आंसर डिराइव करना होता है, ये आंसर डिराइव करना होता है। तो ये आंसर डिराइव कैसे होगा, एक सम आउटपुट है तो सम का आंसर आएगा और एक कैरी आउटपुट है तो एक कैरी का आंसर आएगा। सम के इस कॉलम में आपने सिर्फ नंबर ऑफ वंस देखने हैं कहाँ पे हैं, तो ये 2 वंस हैं आपके। तो इसको एसओपी फॉर्म में लिखना है, पहली टर्म दूसरी टर्म आपस में प्लस, और कैरी में सिर्फ एक ही इनपुट है 1 वाली, ये रही, तो इसका एक ही आंसर आएगा। ओके, अब जब आप पहले का आंसर लिखोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप ए बी की वैल्यूज देखो। ए 0 है, 0 मतलब कॉम्प्लीमेंट, तो ए बार, और बी 1 है, 1 है तो नो कॉम्प्लीमेंट बी। और अगली बार अगेन इस 1 को देखा जो है 1 और 0, तो ए 1 रहेगा, ए पे कोई बार नहीं आएगी, लेकिन बी 0 है तो बी बार। सो आपका सम का आंसर आया ए बार बी प्लस बी बार ए। सिमिलरली कैरी, कैरी में देखा 1 ये है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर ए बी को पिक करूं तो ये 1 1 आता है, 1 1 है तो ए बी सिंपल आएगा, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा। तो दिस इज व्हाट यू गेट फॉर सम एंड कैरी। अब आपने कोशिश करनी होती है कि इन इनपुट्स को छोटा करो, अगर आप हाफ एडर पूरा एक्सप्लेन करोगे तो। हाफ एडर में फिर आपको के मैप बना के इनको छोटा करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये सम का के मैप है और ये कैरी का के मैप है, क्योंकि 2 ही इनपुट्स थी ए बी, इसलिए 2/2 4 का के मैप बनाया हुआ है, ठीक है ना। जब आपने इन ए बार बी और बी बार ए को लिखा तो आपके ये 1 यहाँ यहाँ आए हैं, डायगोनल ग्रुपिंग हो नहीं सकती, तो इसका आंसर सेम ही रहेगा ए बार बी प्लस बी बार ए। और ये अकेली वैल्यू थी ए बी, तो इसका भी के मैप कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा, कैरी ए बी। लेकिन अगर आप फुल एडर बना रहे हो, फुल एडर में सम और कैरी के रिजल्ट्स को के मैप छोटा करेंगे, ठीक है। के मैप शायद सम के रिजल्ट को नहीं करेगा लेकिन कैरी के रिजल्ट को फॉर श्योर करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायग्राम, उसका आंसर, और उस आंसर को के मैप के थ्रू मिनिमाइज करने की कोशिश, लेकिन हुआ नहीं। फिर उसने ये लॉजिक डायग्राम बनाने को बोला था एंड और नॉट गेट की मदद से। तो ये मैं पहले वीडियो में भी बता चुका था, तो सिमिलर वैसे ही बनाओ। ए और बी 2 लाइनें थी तो ये रही 2 लाइनें, ए बार और बी बार भी है तो नॉट गेट के थ्रू ए बार और नॉट गेट के थ्रू बी बार। तो सम में क्या हो रहा है, पहले ए और बी, ए बार और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये ए बार वाली लाइन, ये बी वाली लाइन, इसके बीच में एंड गेट। अगली बारी बी बार ए, तो ये बी बार वाली लाइन और ये ए वाली लाइन, ये आपस में एंड। और फिर ये आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस, तो प्लस के लिए क्या लगेगा, और गेट, तो इनको जोड़ा है और गेट से निकाल दिया है। फिर कैरी का तो सिंपल ए बी था, जो मल्टीप्लाई एंड गेट है, तो ये ए है, ये बी है, और ये कैरी का आपका आंसर आ गया। तो ये आपका एडर का क्वेश्चन था, एडर कैसे चलेगा। ओके, आगे चलते हैं। इवन पैरिटी बिट्स क्या है और एक एग्जांपल देनी है। देखो ये एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन का पार्ट है, इसका एक फुल वीडियो है, मैंने मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। मैंने इसका डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं।
तो पैरिटी बिट होती क्या है भैया? पैरिटी बिट ये होती है, सेंडर ने कोई मैसेज भेजा है 1101, रास्ते में जब जब सेंडर ने डाटा भेजा तो ये कहीं ख़राब ना हो जाए, इस खराबी को देखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ रिडंडेंट बिट्स डालते हैं। रिडंडेंट बिट्स मतलब एक्स्ट्रा बिट्स स्टफ्ड सो दैट द एरर कैन बी फाउंड आउट, ठीक है ना। तो अब रिडंडेंट बिट कैसे प्रोड्यूस होगा? तो एक टेक्निक होता है पैरिटी बिट। पैरिटी बिट टेक्निक में क्या होता है, हम नंबर ऑफ वंस काउंट करते हैं कि हमारे नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अगर नंबर ऑफ वंस मेरे ऑड हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि हम इवन पैरिटी चूज करेंगे या ऑड पैरिटी चूज करेंगे। इस क्वेश्चन में उसने इवन पैरिटी चूज किया है, तो इवन पैरिटी का मतलब है आपका आंसर हमेशा इवन ही होना चाहिए। अब ये नंबर ऑफ बिट्स 3 है, नंबर ऑफ बिट्स 4 है, जिसमें नंबर ऑफ वंस 3 है जो कि ऑड है। ऑड है तो इसको इवन बनाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा 1 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और अगर ये सिचुएशन होती है लाइक ये 1100, अगर आप इसकी पैरिटी चेक करो तो ये 2 आया है, 2 मतलब ये इवन है, तो ये इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी है तो रिडंडेंट बिट 0 इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। यहाँ पे रिडंडेंट बिट 1 इंट्रोड्यूस होगी। तो यही मैंने इस एक्सप्लेनेशन में लिखा है। फिर एक एग्जांपल देने को बोला था, तो ये मैंने समझाया हुआ है। देखो जी, सेंडर ने एक डाटा भेजना था ये 1101, उसने इवन पैरिटी जनरेटर को यूज़ किया, पैरिटी काउंट करी 111, टोटल 3 थे जो कि ऑड पैरिटी थी। तो ऑड पैरिटी को इवन बनाने के लिए मुझे 1 डालना पड़ेगा। तो 1 मैसेज के साथ ये रिडंडेंट बिट ऐड हो गया। टोटल 5 बिट्स भेजी गई। इन 5 बिट्स को आप काउंट करो नंबर ऑफ वंस, तो आपको देखोगे कि 4 1 है जो कि इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी जनरेटर हमेशा रिजल्ट इवन पैरिटी में ही भेजता है। ये मैसेज सेंड किया गया। अब मान लो एक बिट गलत हो गया आपका, ये 0 जो था ये गलती से 1 हो गया, तो आपको 5 टाइम्स 1 आ गया है। 5 टाइम्स 1 आ गया है तो अब यहाँ पे दोबारा पैरिटी चेक किया जाएगा। पैरिटी चेक किया गया तो पैरिटी आपकी आ गई ऑड आ गई तो वो रिजेक्ट कर देगा। बाई चांस अगर इवन आती तो वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड बिट का एरर था तो यहाँ पे वो रिजेक्ट कर देगा। फिर उसने क्वेश्चन पूछा था कि क्या इवन पैरिटी ये बता सकती है कि कौन सी बिट गलत है? तो ऐसे नहीं पता कर सकते आप कौन सी बिट गलत है, ये मुश्किल है। इन इवन पैरिटी आप ऐसा नहीं पता कर पाओगे कि कौन सी बिट खराब है, क्योंकि 1101 ये वैल्यू थी आपकी। अगर ये बिट खराब हुई है तो भी 11111 हो रहा है। अगर ये बिट खराब होती है तो 01011। तो यहाँ पे भी आपकी पैरिटी 5 इवन ऑड ही आई है और यहाँ पे भी पैरिटी आपकी 3 ऑड ही आई है। हाउ विल यू डिफरेंशिएट? दोनों मैसेज रिजेक्ट तो हो जाएंगे, बट हाउ वुड यू कम टू नो कि कौन सा बिट खराब हुआ है? तो ये आप नहीं पता कर सकते इवन पैरिटी बिट में। इसके लिए हैमिंग कोड यूज़ किया जाता होता है एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए, या एडवांस टेक्निक्स हैं। तो ये आपका इवन पैरिटी था। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये प्रैक्टिकल है जिसमें आपको उसको टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एडिशन करने को बोला था। ये क्वेश्चन वैसे फर्स्ट क्वेश्चंस में आता था, लेकिन इस बार सेकंड में आ गया है। तो ये प्रैक्टिकल था, तो इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आगे कैरी ऑन करते हैं। ये रहे, इन चारों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया हुआ है। टूज कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है, आप पहले अपने नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो 59 है, इसके लिए एक ट्रिक होता है 8421, एक शॉर्टकट कोड होता है। अगर आपको 7 वैल्यू को जनरेट करना है तो आप 4 + 2 + 1 इन नंबर्स को ऐड करके 7 जनरेट कर सकते हो ना। तो जिनको यूज़ किया गया है उनके आगे 1, जिसको यूज़ नहीं किया गया है उसके आगे 0। तो 0 1 1 आपका ये आंसर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बाइनरी वैल्यूज़ को कन्वर्ट करते हो। तो इस वक्त मेरा आंसर था 59, तो ये कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1 2 4 8 16 32। अब था मेरा नंबर 59, तो 32 16 48, 48 और 8 56, 56, 56 और 2 58, 58 और 1 59, यहाँ पे 0। तो ये आपका नंबर जनरेट हो गया। उसने 8 बिट का बनाने को बोला था, तो 8 बिट में से जो 1 बिट होगी वो आपकी साइन के लिए यूज़ की जाएगी, बाकी 7 बिट्स आप फिल करोगे। तो आपकी ये 6 बिट्स हैं, तो 7 बिट कंप्लीट करने के लिए आप पीछे 0 डाल दोगे। तो ये आपका 7 बिट का नंबर प्रोड्यूस हो गया और साइन बिट आपकी 0 लगी है। यू डिड द सेम फॉर द 83 को कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे आप 64 डाल दोगे, ठीक है ना। 64 पे 1 लगेगा, 16 पे 1 लगेगा और 62 और 2 और 1 पे लगेगा। तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे, सॉल्व करोगे, तो 64 + 16 80, 80 + 2 82, 82 + 1 83। तो देयर यू गो, आपका 83 आ गया, साइन बिट 0 लगी है। इनको आपने ऐड कर लेना है, सिंपल। तो 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी 1। ये आपकी साइन बिट है।
तो ये आपका आंसर आएगा। इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, वापस कन्वर्ट कर लेना, 1 को छोड़ दो, बाकी को कन्वर्ट करो। तो 1 1 1 बस इन्हीं वैल्यूज़ पे आया है, राइट? नहीं, 1 1 1 और ये 0 है, तो ये आ जाएगा 8 4 12 2 14, तो इसका आंसर 14 आएगा। लेकिन ये साइन बिट है कैरी, तो उसको आप देख सकते हो। फिर अगर नेगेटिव वैल्यूज आती हैं बीच में, लाइक +59 -83, अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको नेगेटिव में नंबर दिया गया है तो आपको नेगेटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। तो 59 का वैल्यू ये सेम रहा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन -83 को जो आपने वैल्यू निकाली थी उसका वंस कॉम्प्लीमेंट किया पहले, तो 0 1 0 1 1 0 0, फिर उसमें +1 किया, तो ये आपका आंसर आया। और साइन बिट अब आपकी 1 लगेगी, ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आ गया है। जब आपका, फिर आपने नॉर्मल प्लस करना है जैसे यहाँ पे किया था, प्लस किया, प्लस करने के बाद जो आंसर आया उसको दोबारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ओके, अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों का करना है भाई, तो इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, इसका भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला है, ठीक है ना? ये वैल्यूज आई हैं। इसमें क्या होता है, अगर दोनों नेगेटिव होते हैं और अगर ओवरफ्लो आ रहा है तो उसको आप डिस्कार्ड कर देते हो, ओवरफ्लो इग्नोर कर दो, और इस इक्वेशन का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपका पहला नंबर नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, तो अगेन इसका आपने टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 69 की वैल्यू एज इट इज इसको यूज़ करना है, कैरी आउट बिट को आपने इग्नोर कर देना है, और ये आपका आंसर आएगा। तो ये आपके 4 आंसर्स थे, जो उसने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले थे, इनके 4 आंसर्स ये रहे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है क्या? ये भी मैंने एक वीडियो में बनाया हुआ है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वॉन न्यूमन का, ठीक है ना? तो जब आप पेपर प्रिपेयर करना शुरू करना तो सबसे पहले वॉन न्यूमन ही करना, ठीक है? चलिए, अब वॉन न्यूमन क्या है, उसका डायग्राम बनाने को बोला था। तो वॉन न्यूमन क्या था भाई? ये इनपुट डिवाइसेस है, ये आउटपुट डिवाइसेस है, ये सीपीयू है, ये मेमोरी यूनिट है, ठीक है ना? ये जो आप नॉर्मल कंप्यूटर में देखते हो वही आप एक्सप्लेनेशन में लिख देना कि भाई जो आपका कंप्यूटर है उसका ALU और कंट्रोल यूनिट 2 पार्ट होते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन डाल देना। IO डिवाइस क्या है उसका एक्सप्लेनेशन डाल देना, ठीक है ना? प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है वो डाल देना। जब भी आप वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो तो इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करना होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, SPC शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि इसने बोला कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी और अपने मेमोरी को एक ही पार्ट में रख लो, एक ही मेमोरी में 2 डिविजन्स कर लो, 2 अलग अलग मेमोरी बनाने की जरूरत नहीं है। और इसने MB और MDR नाम के रजिस्टर्स को यूटिलाइज किया। इन रजिस्टर्स में मेमोरी बफर रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होते हैं, जिसमें बफर डेटा और डाटा रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना? ये थ्योरी, ठीक है ना? और उसके बाद आप ये एक्सप्लेनेशन मेन मेमोरी क्या करती है, और ये रहा आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन जो मैंने बोला था, ठीक है ना? कि इसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट किया था, प्रोग्राम एंड डेटा स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी, एक ही जगह पे स्टोर होंगे। कंप्यूटर जो इससे पहले होते थे वो क्या करते थे, प्रोग्राम और डेटा अलग अलग रखते थे, ठीक है ना? उसके लिए फिर आपको चेंजेस करना, यूज़ करना बहुत मुश्किल होता था, आपको बार बार प्लग अनप्लग करना पड़ता था। वॉन न्यूमन ने कहा कि भैया आप एक ही जगह रख लो, ये इसका फ़ायदा है। एक ही पाथ से आप मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों को एक्सेस करते हो, ठीक है ना? इस फीचर को कंस्ट्रेंट भी कहते हैं, जबकि वॉन न्यूमन बॉटलनेक कहा जाता है। बॉटलनेक सिचुएशन होती है ये, क्योंकि आप मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट को एक ही वायर से, एक ही पाथ से एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का। ये 2 मार्क्स का ही था आई थिंक, तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत 4 मार्क्स का नहीं, 4 मार्क्स का बहुत है, ठीक है ना? तो ये जो है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड पार्ट खत्म है। अब हम शुरू कर रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में जेके फ्लिप फ्लॉप, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, लेकिन इसने रैम के बारे में एक्सप्लेन करने को बोला है, तो इसके लिए भी मैंने आंसर तो लिख दिया है आपका। तो ये डायग्राम बनाना था आपने भैया, उसने बोला था जेके फ्लिप फ्लॉप बनाना है, रैम सेल को एक्सप्लेन करना है। तो ये रहा आपका जेके फ्लिप फ्लॉप, ये क्यू है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है। ये आपके आउटपुट के लिए 3 एंड गेट लगे हुए हैं, 2 इनपुट्स आ रही हैं, एक यहाँ से रीड राइट के लिए और एक यहाँ से इनपुट बिट देने के लिए। तो यहाँ से इनपुट दिया जाएगा और यहाँ से डिसाइड किया जाएगा कि इसमें से करना क्या है, रीड करना है या राइट करना है। पहले मेन मेमोरी का छोटा सा एक्सप्लेनेशन। मेन मेमोरी को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। फिक्स्ड लेंथ के वर्ड्स में इसको यूटिलाइज किया जाता होता है, ठीक है ना? इंडिपेंडेंट एड्रेस होते हैं, नंबर ऑफ बिट्स सेम होती हैं, ठीक है ना? 2 रेज़ टू पावर में चलता है। मेन मेमोरी से आप रीड राइट दोनों कर सकते हो, इसलिए रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये आपका मेन मेमोरी का इंट्रोडक्शन है, एंड देन हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना शुरू किया है। कहता है कंस्ट्रक्शन शोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ 1 जेके, एक जेके फ्लिप फ्लॉप है
और 3 एंड गेट है, ए बी एंड सी, 3 आपके एंड गेट्स हैं, ठीक है ना। 2 इनपुट्स टू द सिस्टम आर 1 इनपुट बिट, यहाँ से एक इनपुट आएगी ये रही, और एक रीड राइट बिट, एक यहाँ से आएगी रीड राइट बिट से। इनपुट इज फेड इन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म टू एंड गेट। देखो अब जो इनपुट आ रहा है बी को तो सीधा जाएगा, लेकिन ए को नॉट गेट से कॉम्प्लीमेंट होकर जा रहा है, तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। इस डायग्राम के साथ आप चाहो तो ये डायग्राम बना सकते थे, ये छोटा सा सेल का डायग्राम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर उसमें मैंने इस एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू किया है, ठीक है ना, डायग्राम के साथ। कहता था रीड राइट सिग्नल हैज़ ए वैल्यू ऑफ 1, कहता है इसकी वैल्यू 1 होगी कब, अगर आप रीड करना चाहते हो। देयरफॉर ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशन द एंड गेट सी हैज़ द रीड राइट इनपुट, तो ये वैल्यू जब गई यहाँ पे तो सी गेट के पास क्या आ रहा है, इनपुट वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब यहाँ से रीड किया जाएगा। सिंस एंड गेट ए एंड बी हैविंग जीरो रीड राइट इनपुट, तो क्योंकि अब ये नॉट होके गया है, अगर यहाँ से 1 गया है तो यहाँ पे 0 होके गया है, ठीक है ना। एंड इफ द चिप इज सिलेक्टेड दैट इज द सेल इज करंटली बीइंग सिलेक्टेड देन आउटपुट विल बिकम इक्वल टू द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जो भी फ्लिप फ्लॉप में पड़ा है, क्योंकि यहाँ से 0 गया है, तो जो भी फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू है वही आगे कैरी ऑन कर दी जाएगी, जिससे आप इजिली रीड कर सकते हो। अगर आप राइट ऑपरेशन करते हो तो अगर आप यहाँ से 0 भेजोगे तो ये कॉम्प्लीमेंट होकर यहाँ 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे 0 पहुँच जाएगा, क्योंकि 1 आ गया तो ए बी गेट आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, जेके फ्लिप फ्लॉप की वैल्यूज़ को क्लियर या प्रीसेट कर देंगे, जो आप जिसके सिग्नल लाइंस होती हैं क्लियर और प्रीसेट की क्लियर कर देंगे। तो अगर आपकी डाटा इनपुट 0 है तो फ्लिप फ्लॉप क्लियर कर देगा, और अगर आपकी डाटा इनपुट 1 है तो इसको सेट कर देगा। तो अगर आप रीड कर रहे हो राइट कर रहे हो तो कौन सी बिट कर रहे हो, 0 कर रहे हो या 1 कर रहे हो। अगर 0 कर रहे हो तो भैया फ्लिप फ्लॉप को वो क्लियर कर देगा, और अगर 1 कर रहे हो तो फ्लिप फ्लॉप को वो सेट कर देगा। इस तरीके से आपकी वैल्यू 0 या 1 स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इनपुट स्टोर करने के लिए आपकी ये वैल्यू 0 होगी, राइट के लिए 0 सिग्नल भेजा जाएगा और रीड के लिए 1 सिग्नल भेजा जाएगा। उसका एक्सप्लेनेशन आपने लिख दी है, यही उसने पूछा था पूरे क्वेश्चन में कि रीड राइट कैसे होता है, इनपुट लाइन कैसे काम करती है, सिलेक्शन लाइन कैसे काम करनी है, तो वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। तो थर्ड का ए पार्ट, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, थोड़ा अनप्रेडिक्टेड था पर होता है। फिर थर्ड का बी पार्ट आया है डायरेक्ट कैशे मैपिंग स्कीम। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, मेमोरी यूनिट आप अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसका भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से पूरा मेमोरी यूनिट आप पढ़ सकते हो। इसमें उसने डायरेक्ट कैशे मैपिंग स्कीम को बारे में एक्सप्लेन करने को बोला है, लेकिन बोला है कि अगर आप कोई भी डायग्राम बनाओगे तो इन वैल्यूज़ के हिसाब से बनाओगे। तो चलते हैं आगे। पहले मैंने डायरेक्ट कैशे मैपिंग टेक्निक बताया है। कैशे क्या होता था, मेन मेमोरी से एक फास्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। जैसे ये आपका प्रोसेसर है और ये आपकी 2 मेमोरीज हैं, तो ये आपका प्रोसेसर है, ये आपकी मेन मेमोरी है और ये कैशे मेमोरी है। तो ये दोनों ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। जब भी प्रोसेसर को किसी डेटा की ज़रूरत होती है सबसे पहले वो कैशे मेमोरी में ढूंढता है। अगर कैशे मेमोरी में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मेन मेमोरी में ढूंढेगा, ठीक है ना। अगर मेन मेमोरी में नहीं मिला तो मेन मेमोरी की जिम्मेवारी है कि वो सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को लेके आए। ओके, कैशे मेमोरी का स्पीड बहुत फास्ट होता है। कैशे मेमोरी में स्पेस कम रखनी होती है ताकि स्पीड फास्ट रहे, क्योंकि जगह कम है तो कम जगह में आप ज़्यादा से ज़्यादा डाटा रखने की कोशिश करोगे, तो उसके लिए मैपिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाता होता है। मैपिंग इज अ प्रोसेस इन विच द डाटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैशे एंड वी ट्राई टू स्टोर एज मच डेटा एज पॉसिबल बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। वन ऑफ द टेक्निक्स इज डायरेक्ट कैशे मैपिंग टेक्निक्स, ठीक है ना। इसमें वो क्या करता है, जो भी आपका मेमोरी एड्रेस होता है उसके 2 हिस्से कर लेता है, एक होता है इंडेक्स फील्ड और एक होता है टैग फील्ड, ठीक है ना। 2 के वर्ड्स होते हैं तो वही 2 वर्ड्स इन द मेन मेमोरी हो सकते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। डायरेक्ट मैपिंग कैशे में अगर n बिट एड्रेस है और k बिट इंडेक्स टैग होता है तो k बिट इंडेक्स टैग को कंपेयर किया जाता है, ठीक है ना। हर एक वर्ड के कैशे में वही चीज़, एक इंसर्ट इंडेक्स होता है, टैग होता है। यहाँ पे इंडेक्स को एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे टैग को एक्सप्लेन किया गया है। जो आपकी बुक्स में डायग्राम है लाइक जैसे 07777, जैसे आपका ये एक मेमोरी एड्रेस है ऑक्टल में ये मेमोरी एड्रेस है, तो पहले 3 बिट्स जो होती हैं वो आपकी इंडेक्स फील्ड होती हैं, लास्ट 2 बिट जो होती हैं वो टैग फील्ड होती हैं। जब भी सीपीयू किसी एड्रेस को ढूंढता है तो सबसे पहले इंडेक्स फील्ड को कंपेयर किया जाता होता है कैशे मेमोरी में पड़े हुए इंडेक्सेस से। अगर मैच कर गया तो कोरस्पॉन्डिंगली टैग एड्रेस को मैच किया जाता है। अगर इंडेक्स और टैग दोनों मिल गए तो कोरस्पॉन्डिंग डाटा को भेज दिया जाता है। अगर नहीं मिला तो उसको मिस कहते हैं, अगर मिल गया तो उसको आप हिट कहते हो। तो ये अभी डायरेक्ट कैशे मैपिंग टेक्निक को एक्सप्लेन करने को जो बोला था, ये थ्योरी है जो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते थे। फिर इसका एक डायग्राम बनाना था,
तो ये मैंने डायग्राम अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है, जो आपके बुक का डायग्राम है। उसने बोला था 1 बाइट है, 128 बाइट का कैशे है और 4K का मेरा मेन मेमोरी है, ठीक है ना। तो सबको बाइट में लिया, 4K 4 मल्टीप्लाई बाय 1024, मेरा वैल्यू आया था 4096 एज यू कैन सी हियर। 4096 को डिवाइड बाय 128 किया, क्योंकि 128 बाइट का कैशे था तो 32 ब्लॉक बने, तो टोटल 32 ब्लॉक्स बनेंगे। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगर 8 बिट का आपका मेमोरी एड्रेस है तो 3 बिट का आपका टैग होगा और 5 बिट का आपका इंडेक्स होगा। उस हिसाब से जब आप उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करोगे तो ये 1 बिट के हो जाएंगे और ये 2 बिट के हो जाएंगे। वैसे उसने इसको एक्सप्लेन करने को नहीं बोला था, ठीक है ना। आप इन एड्रेसेस को चाहे इग्नोर कर दो, आप सिंपल ये चीज़ याद कर लो, ठीक है ना। और जो आपकी मेन मेमोरी थी वो 4K थी, तो 4K इंटू 8 का ये बनाया हुआ है मेन मेमोरी। 212 इंटू 8 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट का बनाना था तो इंटू 8 बिट्स लिखा हुआ है। जो आपकी कैशे थी आपकी 128 की, 128 बाइट की, तो वो 2�7 ⅷ आता है, जिसमें 7 बिट का एड्रेस होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करके मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन आप ये डायग्राम और ये फॉर्मूले से कितने ब्लॉक होंगे, एक ब्लॉक में 1 बाइट का एड्रेस होगा, कैसे रखा गया है, वो समझा सकते थे। इसके अलावा कैशे मेमोरी की मैपिंग टेक्निक्स, सेट एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग एंड सेट इनडायरेक्ट मैपिंग होता है। एसोसिएटिव मैपिंग, सेट एसोसिएटिव मैपिंग एंड डायरेक्ट मैपिंग, 3 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेना और ये वीडियो में देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं सीधा क्वेश्चन यही आएगा, तो आप एक बार मेरी वीडियो देख के उसको कवर अप कर लेना। ओके, तो ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। अगला क्वेश्चन भैया ये थोड़ी सुक्की सांस ले सकते हो आपको, कि ये सीधा थ्योरी क्वेश्चन था, बैठ के छोटे छोटे नंबर्स एक्सप्लेन करने थे 6 नंबर का। ये तो फ्री के क्वेश्चन थे। डीवीडी रोम क्या है, एलसीडी मॉनिटर्स क्या हैं एंड स्कैनर्स क्या हैं, तो इसको भैया मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, फिर भी मैंने आपको ये शॉर्ट्स दे दिए हैं। डीवीडी रोम होता क्या है कि भैया सीडी रोम की तरह ही काम करते हैं, रीड राइट करने का काम करती हैं। इनका जो वेवलेंथ होता है लेज़र बीम का वो छोटा होता है सीडी रोम के कंपेरेटिवली, इसलिए ज़्यादा डाटा रख सकते हैं। एक डीवीडी रोम जनरली 8.5 GB तक का डाटा रख सकती है। अगर आप दोनों साइड को यूज़ कर लोगे तो ये 17 GB तक का डाटा यूज़ कर सकती है, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ डेटा जो होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए स्पाइरल ट्रैक के थ्रू। तो जैसे अगर आपकी डीवीडी की बात करूं, जैसे आपकी ये डीवीडी है, तो ये जैसे सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल है, तो ये थोड़ा बड़ा एरिया होता है, जो नीचे वाला सर्कल होता है वो छोटा एरिया होता है। तो आपका जो रीड राइट हेड होता है उसको मेक श्योर करना होगा कि कितनी तेज़ी से चले। जब नीचे ये वाला डाटा रीड कर रहे हैं तो थोड़ा स्लो चले डिस्क आपकी, अगर दूर वाला डाटा रीड कर रहे हो तो थोड़ी फास्ट चले आपकी डिस्क। तो ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी हुई हैं। कितना डाटा डायमीटर होता है आपके सीडीज का वो बताया गया है। ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप डीवीडी रोम का दे सकते थे। एलसीडी मॉनिटर और स्कैनर, तो एलसीडी मॉनिटर क्या होते हैं आपको पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी मॉनिटर ये सीआरटी मॉनिटर्स की एडवांसमेंट थी। एलसीडी मॉनिटर्स में काम कैसे करते हैं, सिंपली लाइट को ब्लॉक करके काम किया जाता होता है। ये कम पावर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू सीआरटी, ठीक है ना। टेम्परेचर राइज नहीं करते, रेडिएशन कम होती है, बॉडी थिन होती है, ठीक है ना। तो ये आपका एलसीडी मॉनिटर का एक्सप्लेनेशन था। एंड देन कम्स स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, जैसे आपकी कोई हार्ड कॉपी है, उस हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी बनाना है तो आप उसको स्कैनर यूज़ करते हो, तो स्कैनर के बारे में लिखा हुआ है। स्कैनर के ये फीचर्स क्या हैं, आप छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते थे। बाकी ये 6 नंबर का ही था, तो 2 नंबर का एलसीडी मॉनिटर लिखना था आपने, 2 नंबर का स्कैनर लिखना था और 2 नंबर का डीवीडी रोम लिखना था। तो उतनी ही एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे रखी हुई है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इंटरप्ट क्या है और एक एग्जाम्पल दो। तो ये आपका इंटरप्ट है, ये भी 2 नंबर का था, तो इतना ही एक्सप्लेन करना है हमने। इंटरप्ट क्या होता है, मान लो ये आपका एक सॉरी मान लो आपका ये प्रोसेसर है और ये प्रोग्राम डाटा है, ये आपका प्रोग्राम डाटा है। तो ये आपका प्रोसेसर है। प्रोसेसर क्या कर रहा है, वो बिजी है इस टास्क को कंप्लीट करने में, इस टास्क को कंप्लीट कर रहा है। लेकिन ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन एक और प्रोसेस आता है एंड वो प्रोसेस क्या करता है, प्रोसेसर को पिंग करता है कि भाई मेरे को एग्जीक्यूट करो, मेरा एग्जीक्यूट होना ज़्यादा जरूरी है। ये हायर प्रायोरिटी थ्रेड कहलाएगा, हायर प्रायोरिटी प्रोसेस कहलाएगा। ऐसी सिचुएशन में प्रोसेसर क्या देखेगा, अच्छा यार इसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है, तो वो क्या करेगा, करंट एग्जीक्यूशन को रोकेगा, इसके सारे एड्रेसेस को एक जगह सेव करके रख लेगा, ठीक है ना, और यहाँ से सीधा जंप करेगा इसके मेमोरी एड्रेस पे और इस कोड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। जब ये कोड खत्म हो जाएगा तो वापस आएगा और इस जगह से
इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर देगा, एग्जीक्यूशन को। ये आपका इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट आपका हार्डवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू या प्रोग्राम के थ्रू, 3 तरीके के इंटरप्ट आ सकते हैं। इंटरप्ट का एग्जांपल हार्डवेयर इशू, जैसे कि आपका प्रिंटर जैम हो गया है तो वो चलना बंद कर देगा, रुक जाएगा। आपने चलते हुए प्रोग्राम को कंट्रोलर डिलीट से रोक दिया या कोई और सॉफ्टवेयर एरर है, तो ये आपका इंटरप्ट का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड और थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जल्द ही मैं फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा, इसका वीडियो लेके आऊँगा।